हाय एवरीवन, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल पर। और आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद है। आज का टॉपिक होने वाला है अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर क्लास 9th के सिलेबस को देखते हुए। पर वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनको वीडियो को शेयर कर दें। बाकी उम्मीद करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कर देंगे, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देंगे ताकि ऐसी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचती जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को डीपली एनालाइज करने के पहले एक जो कॉमन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के सबसे पहले स्टार्ट होता है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। आप कहिएगा इसका आंसर बहुत ईजी है, हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं। इसके एक लाइन में आंसर आता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बस हम मोस्टली यही पढ़ते आए हैं। बट क्या ये डिफिनेशन कंप्यूटर के लिए बिल्कुल सही बैठता है? अगर हम इस डिफिनेशन को एनालाइज करते हैं तो हम देखेंगे कि ये डिफिनेशन कहता है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पे रन करता है, बस यही। तो क्या हमारा फैन जो हमारे घर में चल रहा है, और जो रेफ्रिजरेटर जिसमें हम पानी ठंडा करते हैं, या वॉशिंग मशीन जिसमें हम कपड़े धोते हैं, क्या ये सब भी कंप्यूटर है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर क्योंकि चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, बट सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और एक सही आउटपुट प्रोवाइड करके देता है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर and provides a desired output after the processing of data. कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, एक फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, उसको क्या करता है? फॉलो करता है अपने अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसमें कैलकुलेशन आता है, डाटा मैनिपुलेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है आपके यूजर के साथ। तो इन सब को मिला के एक कंप्यूटर बनता है, एक डिफिनेशन बनता है किसका? कंप्यूटर का। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंप्यूटर, तब क्या कहिएगा? A computer is an electronic device that takes input from the user and provides the desired output after processing of data. साथ में एक और वर्ड जोड़ लीजिएगा, it follows a set of instruction that is called program to do its various tasks like calculation, data manipulation and etc. बात करें अगर ये वर्ड कंप्यूटर कहाँ से आया, तो इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, बट माना जाता है कि एक टर्म था लैटिन वर्ड में, जिसे हम कंप्यूट कहते हैं, इसी वर्ड से ये बना वर्ड कंप्यूटर। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। अब बात करते हैं हम लोग कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, दैट इज द सम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आपका आता है हाई स्पीड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाते हैं और उनको मैनिपुलेट कर पाते हैं। अगला आता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर आपके दिए हुए इनपुट के अनुसार एक एक्यूरेट डेटा, या कह सकते हैं एक एक्यूरेट आउटपुट क्या करता है, आपको प्रोवाइड करके देता है। थर्ड आपका होता है वर्सेटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। फोर्थ, प्रोग्रामेबिलिटी। कंप्यूटर्स कैन बी इंस्ट्रक्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क थ्रू कोडिंग। कंप्यूटर्स को कोडिंग के द्वारा हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। अगला आता है डाटा स्टोरेज। ऑब्वियस है, कंप्यूटर्स बहुत बड़े रूप में डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी अपने पास रखता है। तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका कुछ लिमिटेशन भी होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला है
रिलायंस ऑन ह्यूमंस, मतलब कंप्यूटर अपने हर काम के लिए डिपेंड करता है एक यूजर पे, मतलब ह्यूमन पे। उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। तो ये हो गया पहला। सेकेंड आपका होता है जीरो आईक्यू। दैट मीन्स कंप्यूटर के पास इंसान की तरह एक लॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं होता है चीजों को परफॉर्म करने के लिए। थर्ड आपका है लिमिटेड क्रिएटिविटी। दैट मीन्स कंप्यूटर्स को इस तरीके से बनाया नहीं गया है कि वो ह्यूमन की तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टास्क को जो है एक क्रिएटिव फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए। वो हर तरह के क्रिएटिविटी टास्क के लिए ह्यूमन पे क्या होता है, डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आपका आता है कॉस्ट। ऑब्वियस है, एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हमेशा क्या होता है, एक्सपेंसिव आता है, जो 1 लाख से 2 लाख या उससे भी हाई कॉस्ट पर जा सकता है। तो ये कुछ हुए लिमिटेशंस। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, जब हमारा अगला टॉपिक है। अब कंप्यूटर कहाँ कहाँ होता है यूज, तो इसके जितने भी आज के डेट में डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आपका फील्ड है, हर एक फील्ड में आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो ये कोई डेफिनेट नहीं है कि जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है आप वही तक रहिए। आप अलग अलग सेक्टर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं जहाँ पे कि कंप्यूटर का यूज बड़ी मात्रा में हो रहा है। हमने एक लिमिटेड वे में कुछ फील्ड्स को लिया है जहाँ पे कि कंप्यूटर का यूज हम करते हुए देखते हैं। पहला है साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऑब्वियस है, कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, डाटा एनालिसिस करता है, जो कि साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में काफी यूजफुल माना जाता है। सेकेंड आपका आता है एजुकेशन। कंप्यूटर्स का यूज आज के डेट में एजुकेशन फील्ड में अलग अलग तरीके से हो रहा है। रिसर्च के लिए, लर्निंग के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल मटेरियल्स को क्रिएट करने के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। बात करें बिजनेस की, तो कंप्यूटर्स का यूज ऑब्वियस है, बिजनेस में अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए, डाटा प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोर्शन को देखने के लिए, इन सब के लिए बिजनेस आपका कंप्यूटर जो है बिजनेस में यूज होता है। बात करें अगला टॉपिक, वो है हेल्थ केयर। तो कंप्यूटर का यूज हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ी मात्रा में होता है, जिसमें रिसर्च के लिए इसका होता है यूज, फिर आपका पेशेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए होता है, आपके बॉडी इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, एज ए फॉर एमआरआई, और आपका जो होता है एक्सरे वगैरह, उन सब में भी क्या होता है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका आता है एंटरटेनमेंट। ऑब्वियस है, कंप्यूटर्स को वीडियो गेम्स क्रिएट करने के लिए, वीएफएक्स क्रिएट करने के लिए, मूवीज में म्यूजिक क्रिएट करने के लिए, सोशल मीडिया हैंडल के रूप में कंप्यूटर का यूज बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा और भी फील्ड्स है, मिलिट्री है, आपका स्पोर्ट्स है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है। तो इन सब जगह पे कंप्यूटर का यूज बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है, तो कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है उसको आप एक वर्ड में याद कर सकते हो, दैट इज आईपीओएस। आईपीओएस, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर स्टोरेज। तो ये चार बेसिक फंक्शन है किसका, कंप्यूटर का। पहला इनपुट, मतलब ये होता है कंप्यूटर जो है यूजर से डेटा लेता है थ्रू कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, माइक्रोफोन, इन सब के द्वारा। सेकंड आपका आता है प्रोसेस। इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है उस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो उसको यूजर के थ्रू मिला होता है। थर्ड आपका आता है आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मतलब डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो एक डिजायर्ड रिजल्ट क्या करता है, ऑब्टेन करता है, और उसको यूजर के सामने प्रेजेंट करने का काम करता है आउटपुट के रूप में, थ्रू मॉनिटर्स, प्रिंटर्स और एनी अदर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टोरेज। स्टोरेज कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि डेटा को और प्रोग्राम को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, हार्ड ड्राइव, एसएसडी पे, रैम पे, और ये डाटा को प्रोसेसिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये चार आपके बेसिक फंक्शन हो गए कंप्यूटर के। जब हम एक कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं तो हम उसको दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। पहला आपका है हार्डवेयर, दूसरा आपका है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का
फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम टच कर पाते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या हो गया, आपके हार्डवेयर हो गए। वहीं बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसे हम कहते हैं सोल ऑफ द कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। ये वो इंस्ट्रक्शन है जो बताते हैं डिवाइस को कि उन्हें करना क्या है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नया कीबोर्ड, माउस या पेन ड्राइव अपने सिस्टम में इंसर्ट करते हैं, उसके पहले वो देता है मैसेज इंस्टॉलिंग योर ड्राइवर या इंस्टॉलिंग योर सिस्टम ड्राइवर। मतलब क्या हुआ, ये जो ड्राइवर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि क्या करता है, आपके कीबोर्ड को अपने सिस्टम के साथ अटैच करने का काम करता है। अगर ये ड्राइवर से इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका कीबोर्ड काम नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर का दो पार्ट होता है, एक होता है बॉडी उसका, दैट इज उसका हार्डवेयर, दूसरा होता है उसका सोल, दैट इज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या पाया जाता है। पहला है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो जिसे कि हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और ये हर तरह के इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के काम आता है। उसके बाद आपका आता है रैम, मतलब उसका इंटरनल मेमोरी। रैम और रोम ये दोनों है उसकी इंटरनल मेमोरी है। रैम एक टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस है, तो जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट को या डाटा को अपने पास रखता है, जब तक कि उसको पावर सप्लाई लगातार मिलते रहता है। फिर आपका आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आपका HDD, SSD दोनों आ जाता है। ये डिवाइस अपने डाटा को या अपने प्रोग्राम्स को परमानेंटली क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। फिर आपका आता है इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, जो आपके डेटा को क्या करते हैं, सिस्टम में इनपुट करने का काम करते हैं। फिर आपका आता है आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, ये सब आपके क्या करते हैं, आउटपुट को, जो भी आपका डिजायर्ड आउटपुट निकला है, उस डिजायर्ड आउटपुट को आपको प्रेजेंट करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। साथ में आपका आता है मदरबोर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड है जो कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हो गए कंप्यूटर हार्डवेयर के। अब बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो जब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इसमें आते हैं तीन पार्ट। पहला आपका होता है सीयू, दूसरा एएलयू, और थर्ड आपका आ गया इसमें रजिस्टर। बात करेगा कंट्रोल यूनिट का, तो ये क्या काम करता है, द सीयू fetches instruction from memory, decodes them and directs other part of the CPU to carry them out। मतलब एक सीयू जो होता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है, वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फेच करता है, उनको डिकोड करता है, उनके मतलब को, और फिर सीपीयू के अलग अलग पार्ट तक भेजने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं सीपीयू में, उन सबको कैरी आउट करना। जब बात करते हैं हम अरिथमेटिकल, इसका मतलब आपका हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। वहीं जब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन का, तो इसमें आपका जाता है एंड, और, नॉट, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे कि आपका हो गया कंपेयर करना, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब ऑपरेशन जो होते हैं इनको कैरी आउट करने का काम होता है। इसके बाद आपका आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है काफी छोटे हाई स्पीड पावर्ड मेमोरी यूनिट होते हैं जो कि डाटा ट्रांसफर की स्पीड को फास्ट करने के काम आते हैं। ये डाटा या इंस्ट्रक्शन को कुछ देर के लिए अपने पास रखते हैं जब तक कि सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर रहा होता। तो ओवरऑल ये तीन आपके कंपोनेंट हो गए सीपीयू के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर एक काफी क्रूशियल यूनिट है आपके कंप्यूटर का, जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करने के काम भी आता है। एक कंप्यूटर में आपको दो तरीके के मेमोरी मिलेंगे। पहला आपका होगा टेम्पोररी मेमोरी, दूसरा आपका होगा परमानेंट मेमोरी। जब बात करते हैं हम लोग टेम्पोररी मेमोरी में, तो इसमें आपका नाम आता है रैम।
दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। अगर हम लोग मेमोरी यूनिट को और कैटेगराइज करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसमें आपका रैम और रोम दोनों आ गए। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। वहीं आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ जाता है हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और भी बहुत सारे आपके सेकेंडरी डिवाइसेस। तो वन बाय वन इन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। यहाँ पढ़ना है आपको रैम के बारे में। बात करते हैं इसका फंक्शन। तो रैम एक टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को होल्ड करने का काम करता है तब तक जब तक इसमें करंट पास हो रहा है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका पावर इसमें आना बंद होता है, दैट इज पावर का कनेक्शन लॉस होता है, डाटा भी क्या होता है, लॉस हो जाता है। बात करें इसकी स्पीड की, जिसका स्पीड काफी फास्ट होता है, जिस कारण से ये सीपीयू को अलाउ करता है कि जल्द से जल्द ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे और उसको प्रोसेस करने का काम करे। बात करते हैं कैपेसिटी का। तो रैम का कैपेसिटी इतना हाई नहीं होता, ये एक लो कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस है। मोस्टली रैम का कैपेसिटी आपका जीबी में होता है आज की डेट में। पहले ही एमबी में आता था, बहुत पहले, तब उस समय हम लोग 256 MB 512 MB का रैम भी यूज किया है हम लोगों ने। पर अब जो जितने भी रैम्स हैं वो सब जीबी के अंदर आते हैं। ये इसका स्टोरेज जो होता है वो बताता है वो कितना डाटा अपने पास होल्ड कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज की। बात करें इसका फंक्शन का, तो सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो है ये आपके परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। डाटा को और प्रोग्राम्स को अपने पास परमानेंटली स्टोर करते हैं और पावर के स्विच ऑफ होने से भी इनका डाटा लॉस नहीं होता। बात करें इनके स्पीड का, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड रैम से स्लो होता है, क्योंकि डाटा को फिजिकल डिवाइस से क्या करना पड़ता है, रिट्राइव करना पड़ता है। बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो इसका कैपेसिटी रैम के मुकाबले काफी हाई होता है। जहाँ रैम का कैपेसिटी जीबी में होता है, वहीं आपका मेमोरी स्टोरेज, वहीं आपका सेकेंडरी डिवाइसेस का जो डाटा होता है, जो डाटा कैपेसिटी होता है, वो आपका टीबी, पीबी या जेडबी जेटाबाइट में भी हो सकता है। ठीक है, और काफी बड़ी मात्रा में ये डाटा को स्टोर करने का काम करता है कंपेयर टू रैम या रोम। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली रैम के बारे में। रैम का होता है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। फंक्शन के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं। इसका फंक्शन है, अगर बात करें तो एक टेम्पोररी वर्क स्पेस है जो कि डाटा को और इंस्ट्रक्शन को जब तक पावर है तब तक ही अपने पास होल्ड करके रखता है। वोलेटाइल होता है, मतलब यही कि जब तक आपका पावर रहेगा तब तक डाटा आपके पास रहेगा, अदरवाइज डाटा लॉस हो जाएगा। स्पीड फास्ट होता है। कैपेसिटी हमने पहले बात कर चुके हैं, कैपेसिटी इसका जीबी में क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग मीटर करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रैम का। तो टाइप ऑफ रैम की बात करें, सबसे पहले आपका आता है डी रैम, दैट इज डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम एक ऐसा रैम है जिसको कि लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये इस रैम से स्लो होता है। फिर आपका आता है एस रैम, दैट इज स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम डी रैम के मुकाबले ज्यादा फास्ट और एक्सपेंसिव होता है। साथ ही साथ इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती। हालांकि इसमें भी पावर स्विच ऑफ होते ही आपका डाटा लॉस हो जाता है। थर्ड आपका हो गया एच डी रैम, दैट इज सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। It is the most common type of RAM synchronized with the CPU's clock speed for efficient data transfer. इस टाइप के रैम का सबसे खासियत बात ये होता है कि इस टाइप के रैम को हम सीपीयू के क्लॉक स्पीड के साथ क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज कर देते हैं, जिस कारण से जो डाटा का ट्रांसफर स्पीड है वो काफी फास्ट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सीपीयू के क्लॉक स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज करना, मतलब ये सीपीयू के हर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के साथ रैम को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। मतलब ये जैसे ही एक मान लीजिए इंस्ट्रक्शन आया सीपीयू के पास कि अगले क्लॉक में या अगले इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो है उसे
ए का वैल्यू चाहिए, तो ए के वैल्यू को रैम जो है साइकिल पूरे होते ही अपने पास क्या करेगा, रख लेगा। इस कारण से जो स्पीड है, जो डाटा का ट्रांसफर स्पीड है, ए की वैल्यू को फिजिकल डिवाइस से सीपीयू तक पहुंचाने का वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये एक फायदा होता है किसका, एसडी रैम का। नेक्स्ट आपका है आरडी रैम, दैट इज रैम बस डेटा रैम। रैम बस डेटा रैम को डेवलप किया गया था रैम बस टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये एचडी रैम से काफी ज्यादा फास्टर होता है। बात करें डीडीआर एचडी रैम, तो ये डाटा को जो है हर एक क्लॉक साइकिल में दोगुने स्पीड से क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। जो हमने एचडी रैम में हमने पढ़ा था पहले भी, एचडी रैम क्या करता है, सीपीयू के क्लॉक साइकिल के साथ रैम के डाटा को क्या करता है, सिंक्रोनाइज कर देता है। क्योंकि वहां पे था कि एक क्लॉक साइकिल पे जो है डाटा ट्रांसफर एक बार हो रहा था, यहाँ पे वन क्लॉक साइकिल पे डाटा ट्रांसफर 2 बार तक हो सकता है। डाटा ट्रांसफर स्पीड जो क्या हो गया, यहाँ पे काफी फास्ट हो गया है डीडीआर में। डीडीआर को इंट्रोड्यूस किया गया था आपका इंटेल पेंटियम 4 प्रोसेसर के साथ। डीडीआर 1 के बाद डीडीआर 2, डीडीआर 3, डीडीआर 4 रैम आया, और अभी के समय जो है हम मोस्टली जितने भी सिस्टम्स हैं वहाँ पे डीडीआर 4 रैम का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लगभग सेम ही है, इनका आर्किटेक्चर भी सेम है, बस अंतर ये हुआ है कि हर एक वर्जन के साथ इनकी स्पीड जो है डाटा ट्रांसफर की वो क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। अभी जो DDR4 है रैम, वो DDR1 के मुकाबले काफी उसकी स्पीड फास्ट है। अब बात करते हैं हम रोम के बारे में, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रोम एक परमानेंट स्टोरेज स्पेस है, और ये जो रोम होता है वो आपके सिस्टम के बायोस को क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्पेस है, मतलब ये कि पावर के स्विच ऑफ होने के बावजूद भी इसका डाटा लॉस नहीं होता। स्पीड स्लो होता है रैम के मुकाबले। कैपेसिटी बात करें तो इसकी कैपेसिटी रैम के मुकाबले छोटा होता है, कम होता है, और जो एजेंशियल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, सिस्टम को स्टार्ट अप करने के लिए, मतलब आपके बायोस के प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए जितना चाहिए डाटा, उतना डाटा या उतना स्टोरेज स्पेस वो अपने पास रखता है। तो रैम की कैपेसिटी बहुत हाई नहीं होती, रैम के मुकाबले कम ही होती है, बट ये एक क्या है, परमानेंट स्टोरेज स्पेस है। और ये रैम रोम जो है वो रोम आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, याद रखिएगा प्राइमरी मेमोरी का 2 पार्ट होता है, रैम और रोम। बात करें इसके टाइप्स ऑफ रोम का, तो पहला आपका आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप के रोम में एक ही बार क्या होता है, प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद इसमें प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। मोस्टली जो इनिशियल जो भी आपके रोम होते थे वो आपके पी रोम ही होते थे। अगला ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को जो है हम लोग इरेज करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और डाटा को इरेज करने के लिए यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रे का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगला है डबल ईपी रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इस टाइप के रोम में जो है हम लोग डाटा को मल्टीपल टाइम डिलीट करके उसको फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और डाटा को डिलीट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर बात करें अगर EEPROM के एग्जांपल का, तो फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव जो हम यूज करते हैं वो एक बेहतरीन एग्जांपल है EEPROM का। अगला है मास्क रोम। मास्क रोम को जो है जब हम लोग चिप को मैन्युफैक्चर करते हैं उसी वक्त परमानेंटली इसमें जो डाटा को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, और बाद में इसको अल्टर नहीं किया जा सकता। मास्क रोम खासकर स्पेसिफिकली। अगला आपका है एमरोम, दैट इज मास्क रोम। मास्क रोम में डेटा को जो है परमानेंटली चिप में इंस्टॉल किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और बाद में इसके डेटा को कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, दैट इज इट कैन नॉट बी अल्टर्ड वंस इट वाज मैन्युफैक्चर्ड। एम रोम को मतलब मास्क रोम को खासकर कुछ स्पेसिफिकल यूज वाले कंप्यूटर के साथ ही यूज किया जाता है, जनरल कंप्यूटर में इसका यूज नहीं होता। अब हमारा अगला टॉपिक है
एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे सिस्टम का आप कह सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ स्पेशल या कुछ कॉमन टाइप के जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो जो पढ़ना है हमें, वो यहाँ पे दिया हमने, यहाँ पे उसको कंपाइल किया हुआ है। पहला है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो एक ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कि एक मैग्नेटिक पैटर्न होता है, ठीक है, और एक ऑप्टिकल डिस्क होता है और उस ऑप्टिकल डिस्क में बहुत सारे ट्रैक्स और सेक्टर बने होते हैं जहाँ पे कि डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। वहाँ पे रीड और राइट एक हेड बना होता है जो कि प्लेटर से या ऑप्टिकल डिस्क से क्या करता है, डाटा को वन बाय वन आपको रिट्राइव करने का काम करता है, ठीक है। बात करें HDD का, तो HDD का जो आपका कॉस्टिंग होता है वो कम होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। और बट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें अगर, तो इसका हाई होता है कम पैसे में, ठीक है, बट स्पीड जो इसका होता है वो क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। इसके बाद आपका आता है SSD, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। SSD जो है वो फ्लैश मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब ऑप्टिकल डिस्क की जगह पे यहाँ पे आपके फ्लैश मेमोरी चिप्स जो कि EEPROM के आर्किटेक्चर पे काम करता है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है SSD में। और इसका जो स्पीड होता है वो काफी फास्ट होता है, बट हाँ एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। स्टोरेज कैपेसिटी अगर बात करें तो कंपेयर टू हार्ड डिस्क उस रेट में इसका स्टोरेज आपको कम मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर आपको एक हार्ड डिस्क खरीदना है 1 TB का तो वो 5,000 में आ जाएगा, बट अगर बात करते हैं SSD का 5,000 में तो आपको 1 TB नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा तो वो 512 GB तक का आ सकता है, ठीक है। हो सकता है उससे कुछ और दाम ज्यादा ही पड़े, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, बट समझिए कि आधे दाम पे आपको क्या होता है, हार्ड डिस्क का एक अच्छा खासा कैपेसिटी वाला स्टोरेज मिल जाता है। बट वहीं कंपेयर करते हैं SSD में तो यहाँ पे आपको स्पीड अच्छी मिलेगी कंपेयर टू हार्ड डिस्क HDD, बट जो सेम कॉस्ट पे जो स्टोरेज है वो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपका CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ये तीनों आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो डिस्क होते हैं ऑप्टिकल डिस्क इनको कहा जाता है और ये जो है आपके लेजर लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। ऑप्टिकल डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी बाकी ड्राइव से जो होता है, मतलब बाकी ड्राइव मतलब आपका हार्ड डिस्क और HDD इनसे कम होता है, बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पोर्टेबल होते हैं, इनको आप कहीं भी कैरी आउट कर सकते हो, जबकि HDD और SSD को हर जगह कैरी नहीं किया जा सकता। USB फ्लैश ड्राइव अगला है। USB फ्लैश ड्राइव कहे या पेन ड्राइव कहे, ये कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल आपके फ्लैश ड्राइव होते हैं और इनको आप कहीं भी ले जा सकते हो, काफी छोटे आकार में होते हैं, प्लस डाटा को बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं कंपेयर टू ऑप्टिकल डिस्क। जितने भी CD DVD हैं, जितना डाटा वहाँ स्टोर होता है एक डिस्क में, उससे कई गुना ज्यादा डाटा जो है एक आपका पेन ड्राइव में स्टोर हो जाता है। अगला आपका है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, दैट NAS। NAS is a dedicated storage device connected to a network. It allows multiple users on a network to access and share data centrally. NAS जो होता है एक डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क पे इसको इंस्टॉल किया जाता है और मल्टीपल यूजर जो नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं वो इस स्टोरेज डिवाइस को शेयर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। NAS डिवाइस में हाई स्टोरेज कैपेसिटी क्या करता है, वो प्रोवाइड करने का काम करता है, वो भी एक कम कॉस्ट पे। अगर बात करें एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पे, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पे, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज स्पेस के तौर पे NAS एक काफी बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू अदर्स। इसी के साथ हम इस अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो के किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर अपना कमेंट वहां दे दे। जो भी डाउट होगा
उन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए अगेन एक रिवीजन वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आऊंगा, ताकि उन डाउट्स को वहाँ पे वन बाय वन क्या हो सके क्लियर कर दूं मैं। साथ ही साथ अगर जब भी आपको डाउट हो तो वहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, वहाँ पे अपना नाम आप मेंशन कर लीजिएगा, ताकि मैं उस नेम के साथ आपके डाउट को क्या करूंगा, आपको क्लियर करने का काम करूंगा। मिलते हैं जल्दी इस चैप्टर के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।